नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर मिश्रा अ, सेंट्रल एशियन कंट्री में रहे हैं, चाइना में रहे हैं, इज़राइल में रहे हैं, बहुत सारे कंट्री में रहकर जर्मनी में रहे हैं और इन्होंने बाहर काफ़ी काम किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो आज मुझे इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि शराब घोटाला केस में जेल में हैं और उनके एक साथी और हैं मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में है। तो मैं इसलिए थोड़ा-सा चौंका क्योंकि जिस तरह से राउस एवेन्यू कोर्ट में कल उनको ज़मानत मिली और कोर्ट ये वही कोर्ट है जिसने 2 दिन पहले इनके लिए इनकी जो ज़मानत इनकी जो जुडिशियल कस्टडी थी वो 21 नहीं 3 जुलाई तक बढ़ाई थी। 3 जुलाई तक बढ़ाई थी और कल 3 जुलाई तक बढ़ाई थी और आज मैं देख रहा हूँ कि इनको कल कोर्ट ने जमानत दे दी। ये कैसे संभव हुआ और इसी को समझने के लिए हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है। सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए। धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी। डॉक्टर साहब, आप हमको समझाइए क्योंकि एक आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ सकता। वो दिल्ली में पानी का संकट झेल रहा है, सब कुछ झेल रहा है। केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, जेल में है और एक बार इनको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी थी प्रचार के लिए सिर्फ, फिर ये अंदर चले गए थे। ये हमारा कानून किस तरह से काम कर रहा है कि मतलब आप एक दिन पहले उनको उनकी जो जुडिशियल कस्टडी बढ़ाते हैं, फिर कल उसको अचानक बेल दे देते हैं। जी, ये तो चूंकि मीडिया रिपोर्टिंग है, अब उसपे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास पर्सनली नहीं है क्योंकि मुझे ऑर्डर देखना पड़ेगा। हालांकि मैं ये मेरे सामने जो अभी चैनल जो न्यूज़पेपर वो खुला हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ अगर मैं आपको पढ़ दूं वो है डेटेड 19 जून यानी कि कल की है। उसमें लिखा है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, सीएम अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंडेड टिल जुलाई 3। ठीक है ना। उसमें लिखा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्टेड दिल्ली सीएम ब्ला ब्ला ब्ला, ही वाज ग्रांटेड इंटरिम बेल अंटिल जून 1 फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग आफ्टर व्हिच ही सरेंडर्ड बिफोर द तिहाड़ जेल। अब ये यहाँ पे लिखा है ए दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे एक्सटेंडेड द जुडिशियल कस्टडी। उसके बाद अगर आप देखें कि केजरीवाल ग्रांटेड बेल वाला अगर आप न्यूज पढ़ें, चूंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो ऑर्डर नहीं है किस कोर्ट ने किया, क्योंकि यार राउस एवेन्यू कोर्ट है उसने दिया और वो है। आप अगर हिंदू की न्यूज देखें तो उसमें ये आ रहा है कि दिल्ली कोर्ट ऑन जून 20 ग्रांटेड बेल टू चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हु वाज अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। वेकेशन जज राउस एवेन्यू कोर्ट न्याय बिंदु पास द ऑर्डर। अब ये दो कोर्ट्स ने कैसे हियरिंग करी? क्या वेकेशन बेंच ये होता है क्योंकि एक समर वेकेशन की छुट्टी हो जाती है कोर्ट्स में, तो कुछ अर्जेंट मैटर्स के लिए जजेस जो है वो उपलब्ध रहते हैं। नॉर्मल डे टू डे जो नॉर्मल मैटर्स की हियरिंग है वो छुट्टियों के बाद होती है, लेकिन कोई अर्जेंट और प्रेसिंग मैटर आ जाए जैसे बेल का है या कुछ और है तो उसके लिए रहते हैं वेकेशन जजेस, इनको वेकेशन बेंच कहते हैं। तो अब ये वेकेशन बेंच के राउस एवेन्यू कोर्ट का जजमेंट है। अब अगर मैं मीडिया के उसको मानूं तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट, जी मैं आपको अगर ये देखे मैं आपको शेयर करता हूं, अगर आप इसको दिखा सकें अपने दर्शकों को, ये आपने अच्छा किया। ये नीचे देखें, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, आप देख रहे हैं नीचे आया होगा, अगर आप उसको शेयर कर सके। जी मैं देख रहा हूँ, एक मिनट डॉक्टर साहब। हाँ ये देखें तो आप इसको अगर पढ़ें तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के सीएम अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंडेड टिल जुलाई 3, और ये न्यूज है 19 जून की। ठीक है ना जी। हाँ। अब उसके बाद ये कोर्ट, ये यहाँ पे कोर्ट का नाम है ए दिल्ली कोर्ट। उन्होंने एक स्पेसिफिक कोर्ट मेंशन नहीं किया जिन्होंने इस न्यूज की रिपोर्टिंग की है, पर कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली कोर्ट ऑन वेडनेसडे एक्सटेंडेड द जुडिशियल कस्टडी ऑफ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टिल जुलाई 3 इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये भी मैटर कि मैंने सोचा कि मान लीजिए उनको किसी और मैटर में बेल मिला हो, लेकिन वो भी नहीं है। अब आप इसकी जगह ये देख, ये हिंदू की न्यूज़पेपर है, हिंदू का है ये,
इनका ये है कि अरविंद केजरीवाल ग्रांटेड बेल इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, तो वो भी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस है, ये भी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस है। तो पॉइंट ये है कि आप कैसे ये एक्सप्लेन करोगे कि अगर ये हाईकोर्ट में जाए तो बात भी समझ में आए। ये हाईकोर्ट में भी नहीं गया है, ये दोनों ही लोअर कोर्ट में ये मैटर दिया हुआ है। सो या तो, और वो भी वेकेशन बेंच है, रेगुलर बेंच ने भी नहीं दिया है, तो क्या वेकेशन बेंच को जानकारी नहीं थी? क्योंकि अगर होता ही है कि जब आप एक बार बेल एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो बेल एप्लीकेशन फाइल करने में यदि वो रिजेक्शन हो जाए या अप्रूवल हो जाए, जो भी हो जाए, अप्रूवल हो जाए तो मैटर खत्म हो जाता है, लेकिन रिजेक्शन हो जाए तो फिर एक टाइम बार हो जाता है कि इतने दिन तक वापस आप बेल का एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो पॉइंट है कि आज आपको अगर कल उन्होंने कहा कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, अगले दिन कौन सी एप्लीकेशन लग गई जिसपे सुनवाई होकर उनको बेल मिल गई और दोनों ऑर्डर को दिया मुझे, चूंकि मेरे पास ऑर्डर नहीं है कि ऐसा क्या है वो ग्राउंड पाया कि वो कर दिया। मैं क्रिमिनलिटी पे नहीं जाना चाहता कि क्या कोई क्रिमिनल एक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में और जो क्रिमिनल केस, जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो क्राइम को रिलेट करने की कोशिश कर रही है, उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई उसमें क्रिमिनल इंटेंट है या क्रिमिनल जो एक्टर सीरियस है वो मौजूद है कि नहीं है, उस पर वो एक अलग बहस है। मगर ये वाकई में एक जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके के बेल वाले मैटर्स को, वही बताएंगे यहाँ पे। लेकिन बिल्कुल बात तो सही है, ये डिस्क्रिपेंसी है कि एक कोर्ट कह रहा है, दिल्ली कोर्ट, कि हम तुम्हें 3 जुलाई तक एक्सटेंड कर रहे हैं, दूसरा कोर्ट कह रहा है उसके अगले दिन, ठीक अगले, कौन सा ग्राउंड बदल गया, कौन सा आपका अंडरस्टैंडिंग बदल के आप कह रहे हैं कि हम आपको रेगुलर बेल ग्रांट कर रहे हैं 1 लाख के निजी मुचलके के ऊपर। सो देयर इज सम डिस्क्रिपेंसीज। या तो न्यूज़पेपर में हुई है डिस्क्रिपेंसी कि वो समझ नहीं पाए कि उन्होंने ऑर्डर देखा नहीं और ऐसे रिलीज कर दिया ऑर्डर को, ठीक है ना, या वेकेशन जानकारी नहीं थी कि रेगुलर बेंच ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। कोर्टिंग में प्रोसीजर में कहीं मिस्टेक है। जी जी। अच्छा, ये देखिए, मैं तो इसलिए हैरान भी हूं कि देखिए, वैसे तो कोर्ट अपना काम करे, कोर्ट को तो हम चुनौती नहीं दे सकते, कोर्ट ने जो किया वो किया। पर बात यह है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी जब केजरीवाल अपनी एप्लीकेशन लेके गए थे हाई कोर्ट, और वहां पर ये उनके बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह सब, और ये अर्जेंट हियरिंग चाहते हैं। मैं सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ये बताएं कि अर्जेंट हियरिंग होती क्या है? ये जब इस देश का कानून सबके लिए एक है, तो फिर ये आम और खास आदमी, अब तो वैसे केजरीवाल की पार्टी तो खास आदमी पार्टी बन चुकी है, आम आदमी पार्टी तो रहे नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो तब थे जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, आज वो खास आदमी पार्टी हो चुके हैं। हर तरह से उन्होंने यू टर्न लिया है अपने, मतलब चाहे उन्होंने झूठ बोल के कुछ भी किया हो। बट यह है कि हमारी जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट कहता है कि केस ईडी ने इतना मजबूत बनाया है कि जिसका तोड़ नहीं है। और फिर हम ये देखते हैं कि जब चुनाव होता है, चुनाव प्रचार का टाइम आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको बेल दे देता है, इंटरिम बेल दे देता है। हाई कोर्ट कहता है केस इतना मजबूत है, और यहां पर भी मैं हाई कोर्ट को कोट करूंगा, ये जो लोअर कोर्ट का जो फैसला है जिसने कहा है कि केजरीवाल को हम जमानत दे, उसने जमानत दे दी, तो यहाँ हाई कोर्ट की फिर क्या से रह गई? देखिए, जो अर्जेंट हियरिंग का मैटर है वो कोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा, आपको पता है कि जो ये कोर्ट्स हैं इनका एक पावर का स्ट्रक्चर है और इनका रिलेशनशिप है आपस में। जैसे सुप्रीम कोर्ट का रिलेशनशिप क्या है इंफीरियर कोर्ट के साथ, या सुप्रीम कोर्ट का रिलेशनशिप क्या है हायर कोर्ट के साथ, इन रिलेशनशिप को नॉर्मली एपिलेट जुरिस्डिक्शन से एक्सप्लेन करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट में अपील जुरिस्डिक्शन में आप ला करके चैलेंज कर सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 134, 135, 136, 132 ऐसे करके है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में संबंध में क्या है, तो ये अपील के मैटर्स होते हैं, अपील में आप आ सकते हैं, ठीक है ना, इस रिलेशनशिप को अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अब दूसरा मैटर ये है कि भाई अपील तो कई मैटर्स का लंबित है, ठीक है ना, मान लीजिए आपका भी मैटर है, मेरा भी मैटर है, एक्स नंबर ऑफ मैटर है, तो उसमें अर्जेंट हियरिंग जो है वो कुछ ऐसे मैटर्स की होती है जिसको कोर्ट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को, या जहां पे वो अर्जेंट हियरिंग की प्ली दी जा रही है, उसमें यदि कोर्ट को ये लगता है कि हाँ भाई इसकी सुनवाई अभी होनी बहुत जरूरी है, तो वो अर्जेंट हियरिंग के नाम पे एक उसको प्रेफरेंस दे देते।
अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं, उनसे ये वहां पे उन्होंने ये एक क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से, उसका क्वेश्चन ये है, व्हेन विल द एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट हियरिंग्स बी लिस्टेड बिफोर द हाई कोर्ट, बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट, क्षमा कीजिएगा। उसका कोर्ट ने आंसर ये दिया, हालांकि बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा आंसर है, बट लेट्स सी। एट प्रेजेंट अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशंस आर बीइंग फाइल्ड इन लार्ज नंबर, therefore all such application cannot be listed at the same time before the honorable court. These applications will be listed before the honorable court in suitable numbers each day as per their seniority. Listing of such cases will be done as early as possible. However, in most urgent cases party may mention the application before the honorable court, but ये नहीं बता रहे कि what constitute, ठीक है ना, कि वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, किस चीज के ग्राउंड पे डिटरमाइन करेंगे, तो वो एक अलग मैटर है। तो ये मैटर हो जाता है कि भाई क्या आप अगर बड़े लॉयर हैं तो आपका मैटर जल्दी आ जाएगा, आप छोटे लॉयर हैं तो आपका मैटर जल्दी नहीं आएगा। रजिस्ट्री में कोर्ट जितना भी ट्रांसपेरेंसी बरत सकती है कोर्ट बरतती है, दे ट्राई देयर बेस्ट, बट उनके भी हाथ टाइड है, क्योंकि रजिस्ट्री से होके फिर ये कोर्ट तक जाता है, डायरेक्ट जजेस तो देखते नहीं है, रजिस्ट्री देखती है इस मैटर को। तो अर्जेंट हियरिंग का यही है कि नॉर्मली जैसे होता है, अगर फंडामेंटल राइट के इश्यूज रहते हैं तो उनको अर्जेंट हियरिंग कर दी जाती है, और वो उसके लिए फिर टाइम भी नहीं होता। जैसे किसी का डेथ है, इफ समवन इज बीइंग हैंग्ड, तो कोर्ट कहती है ठीक है, आप अगर कोई मैटर ऐसा है तो आप लाइए मुझको सुनने को। जैसे आपने देखा होगा याकूब मेमन वाले केस में रात में भी हियरिंग हुई, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर किसी की जान जा रही है और अगर एक जरा सा भी आयोटा पॉसिबल है कि गलती हुई है कहीं पे, क्योंकि आफ्टर ऑल न्यायिक व्यवस्था भी एक व्यवस्था ही है, गलतियां हर व्यवस्था में हो सकती हैं, तो वो उसको रिव्यू करने के लिए तैयार रहते हैं। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा जेस्चर है कोर्ट का, भले लोग उसका मजाक उड़ाएं कि भाई यहाँ पे, हाँ कोर्ट को ये ट्राई करना चाहिए कि उसमें फिर ट्रांसपेरेंसी हो कि याकूब मेमन के लिए भी खुल रहा है तो बाकी और किसी के लिए भी उसी तत्परता से खोला जाए। तो कोर्ट्स को इतना ही बस कॉशियस होना है। अदरवाइज ये कोर्ट का एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि अगर किसी की लाइफ का खतरा है स्टेट के द्वारा तो हम रात को भी मैटर सुनेंगे, इसको अर्जेंट हियरिंग कहते हैं। किसी का घर टूट रहा है, मान लीजिए कई बार होता है डिमोलिशंस होती हैं, तो उसमें भी अर्जेंट हियरिंग आता है। तो अब अर्जेंट हियरिंग का क्या है लिस्टिंग का रूल, ये तो जो प्रैक्टिस कर रहा है लॉयर उसको ही पता चलेगा कि कैसे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अप्लाइड इन डिटरमाइनिंग कि ये मैटर अर्जेंट हियरिंग में आना चाहिए। और अगर 5 अर्जेंट हियरिंग के मैटर हैं, मान लीजिए एक पांडे साहब का, एक मिश्रा साहब का है, एक मिस्टर एक्स का, एक मिस्टर वाई का, एक मिस्टर जेड का है, तो 5 में से कोर्ट के टाइम तो लिमिटेड है, तो उन 5 में से किसको प्रायोरिटी दीजिएगा आप कि 5 में से 5 और 4 को पहले सुन लिया जाए, बाकी को कल सुना जाए, परसों सुना जाए, अगले महीने सुना जाए। तो बहुत से प्रश्न हैं, और ये प्रश्न जो है प्रैक्टिसिंग जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि ये मैटर ऑफ प्रोसीजर है, कोई ऐसा मैटर नहीं है जो कि विच वारंट्स एकेडमिक डिबेट। ये नॉर्मली कोर्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है मोर देन द लीगल इश्यूज। जी डॉक्टर साहब, आप मुझसे तो ज्यादा ही जानते हैं, मैं तो खैर कानून के बारे में कुछ नहीं जानता। ये बताइए कि हेमंत सोरेन जो है, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड थे, वो करप्शन के केस में फंसे, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर चले गए जेल, और केजरीवाल ने पता नहीं संवैधानिक तौर पर क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नैतिकता को भी ध्यान नहीं रखा और वो जेल से ही सरकार चला रहे थे। तो इसमें कोई वो नहीं है क्या, मतलब ये तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, संविधान क्या है इसको समझना पड़ेगा। जो लिखित संविधान है वो बहुत छोटा होता है, इसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो अलिखित संविधान है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे भारत का अलिखित संविधान तो भारत का वैदिक फिलॉसफी है। जो लिखित संविधान है उसमें क्या है कि भाई देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देयर शैल बी फंडामेंटल राइट। उसके बाद इनके रिलेशंस क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन है, खेल खत्म हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रेजेंट है ये एक लीगल आर्किटेक्चर देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर देता है। मगर इसके बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो कि संविधान जो है वो नहीं दे सकता, क्योंकि संविधान जो है वो एक खाका तो खींच सकता है, मगर उस खाके के अंदर प्ले करने वाले लोग जो है वो उस संविधानिक पद का कैसे उपयोग करते हैं ये संविधान नहीं बता सकता। जैसे अरविंद केजरीवाल जी एक चीफ मिनिस्टर, अब इसका जो आंसर है जो मैं दूंगा, अरविंद केजरीवाल जी एक चीफ मिनिस्टर है, ये एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन है। चीफ मिनिस्टर होने से पहले वो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते जब तक आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बाई कैमरल नहीं है, वो यूनी कैमरल है।
तो अब पॉइंट ये है कि लीगैलिटी ये है कि आपको ये इसका आंसर संविधान में नहीं मिलेगा। संविधान में लेजिस्लेचर एमएलए बनने की क्वालिफिकेशन दी है और डिस्क्वालिफिकेशन दी है, मगर बाकी चीजें जो है वो दिया हुआ है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। तो चीफ मिनिस्टर हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर होने के लिए एमएलए होना आवश्यक है। क्वेश्चन ये है कि एक एमएलए जिसको कि जेल भेज दिया गया है, वो क्या जेल से चीफ मिनिस्टर के पद का दायित्व निभा सकता है? संविधान क्या कहता है? संविधान इसके ऊपर ये कहता है कि भाई अगर वो क्वालिफाइड है एमएलए बनने के लिए तो वो कहीं से भी चला सकता है। अभी दिल्ली की कोर्ट ने उनको कन्विक्ट तो नहीं किया, जैसे वो कन्विक्ट हो जाएंगे और यदि उनको 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाएगी तो उनका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही उनका एमएलए शिप खत्म हो जाएगा, उनका चीफ मिनिस्टरशिप अपने आप चला जाएगा कन्विक्शन के साथ ही। जब तक उनका कन्विक्शन नहीं हो रहा है, वो अगर 10 साल भी जेल में रहे तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते। वहां से वो अगर चीफ मिनिस्टर बन के चलाना चाहते हैं गवर्नमेंट तो चला लें। अब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये कितना वायबल है, ये क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी है जिसको आप कह रहे हैं नैतिकता। ये क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी नहीं है। लीगली वो सही है, लीगली वो सही है, क्योंकि जब तक उनको कोई भी भारतीय कोर्ट के द्वारा अभियुक्त नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता, यानी कि उनको कन्विक्शन नहीं कर दी जाती उनकी, तब तक तो वो एमएलए बने रहेंगे। जब तक एमएलए बने रहेंगे तब तक चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली वहां से चला सकते हैं अपना राजकाज तो चलाएं। फिर क्या सिग्नेचर वो कर पाएंगे? क्या वो कैबिनेट की मीटिंग बुला पाएंगे? क्या इसका अलाउ मिलेगा उनको? जो जेल मैनुअल में क्या उसमें उनको कैबिनेट मीटिंग कंडक्ट करने का परमिशन है? कोई मीटिंग कंडक्ट करने का परमिशन है? वो फैमिली से मिल सकते हैं लिमिटेड टाइम पे। तो ये जो नैतिकता है वो नैतिकता अलग अलग है, वो जाने, उनका परिवार जाने। वो तो अरविंद केजरीवाल और आपके बीच का मैटर है जी। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जैसे मनीष सिसोदिया भी जेल में है, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से कॉपीराइट में आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, वो कई बार आपको फिर भेज देंगे तो दिक्कत हो जी। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया जेल में है, इसी और वो शराब घोटाले के आरोप में है, और शराब, और वो दिल्ली के एक्साइज ये मिनिस्टर थे, शराब मंत्री थे, मतलब शराब विभाग देखते थे, आबकारी विभाग देखते थे। तो अब तो जिस तरह से नरमी दिखाई गई है कोर्ट द्वारा, इनके प्रति फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है, तो मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया को भी फिर बेल मिल जानी चाहिए। वो तो 1.5 साल से जेल में। ये आप एक डेंजरस जोन में जा रहे हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आपकी बात और आर्गुमेंट में दम है, मगर ये प्रश्न फिर उठ जाएगा किसी और डायरेक्शन में। फिर वो इंस्टीट्यूशंस की उसमें चला जाएगा कि भाई किसी एक के लिए ट्रीटमेंट कुछ है, दूसरे के लिए ट्रीटमेंट कुछ है। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल रहा है तो फिर सिसोदिया साहब को क्यों नहीं मिल रहा है? और अगर सिसोदिया साहब को, वो डिप्टी सीएम भी थे, जो मेरी गलत अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो उनको अगर बेल नहीं मिल रहा ऑन द सेम ग्राउंड, ऑन द सेम फैक्ट, ऑन द सेम सेट ऑफ चार्जेस, तो इनको कैसे मिल रहा है? तो ये बिल्कुल आपका प्रश्न तो वाजिब है, मगर अब इसमें ये एक जुडिशियल मैटर है और मैं उसको बिकॉज वो पर्सनल इंसिनुएशन में मैं जाना नहीं चाहता। अगर वो किसी कोर्ट को सही लगता है तो उनके पास अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जी। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, देखते हैं। वैसे तो अब ईडी अब अपर कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करेगी, और फिर देखते हैं कि क्या पता एक बार फिर कुछ बड़ा फैसला देखने को मिले। कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल जाना पड़े। अब ये तो वक्त बताएगा। देखिए, मैं एक बात कहूं पांडे जी कि ये जो डिसीजन है बेल का, ये साउंड नहीं साउंड कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 2 डिसीजन आए हैं, एक 19 को आया, एक 20 को आया, तो फिर प्रॉब्लम का घर है कि सक्सेसिव डिसीजन और अपोजिट कैसे आ गए। क्या कोर्ट, अगर मान लीजिए मैं एक सीजेएम हूं या मैं डीजे हूं जिसके पास इस मैटर को सुनने का कॉम्पिटेंस है, मैंने सुना और मैंने कहा कि इनको 3 जुलाई तक कस्टडी बढ़ाओ, उसके बाद वेकेशन बेंच आई, तो क्या वेकेशन बेंच के पास आपने एप्लीकेशन डालने का पावर है आपके पास? और यदि एप्लीकेशन डाल दी गई तो क्या 24 घंटे में जो आपके ही समकक्ष पावर में, क्योंकि आप हाई कोर्ट भी नहीं हो, आप ऐसा भी नहीं हो कि आप हायर कोर्ट हो, सेम कोर्ट अगर है, मैं ऐसा अज्यूम करके चला हूं, अगर सेम जज हैं विद द सेम पावर, तो एक दिन में कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट लाना ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है, इसको पूछना पड़ेगा। क्योंकि फिर वही बात आपने जो कही कि फिर एक आदमी को विशेष ट्रीटमेंट दिया जा रहा है
केजरीवाल जी को इंटरिम बेल भी मिली, रेगुलर बेल भी मिल गई, लेकिन मनीष सिसोदिया साहब को ना तो इंटरिम बेल मिली ना तो रेगुलर बेल मिली। प्रश्न ये है कि क्या ये आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं है? हालांकि जो लॉ के जानकार हैं वो बोलेंगे कि भाई जो जुडिशियल मैटर्स हैं, जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, उसमें फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं करता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली तो कर सकता है ना। तो ये एक मैटर तो है जो आपका वो है संशय, उसमें दम है, इट हैज मेरिट इन इट। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत सारे जो संदेह हमारे दिमाग में थे उसको दूर करने की कोशिश की, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। एक आम आदमी जो कि कानून से वाकिफ नहीं है, वो ये सोचता होगा कि एक 5 रुपए की चोरी करने वाले पॉकेटमार को बरसों जेल में रहना पड़ता है, और फिर जो इतने बड़े बड़े लोग वीआईपी हैं उनके लिए लाखों रुपए की फीस लेने वाले, एक अपीयरेंस के लाखों लेने वाले वकील खड़े हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर सोचना तो पड़ सकता है, यहाँ तो विचार करना पड़ेगा, ये कौन सोचेगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जय हिंद। धन्यवाद।